Good morning, students. Students, today we are going to discuss the questions of the chapter number 6, that is the life processes. So let's start the questions from chapter number 6. Our first question is, the kidneys in human beings are a part of the system 4. स्टूडेंट्स, जो किडनीज है हमारे ह्यूमन बींग्स में, वो किसका पार्ट है? सो द राइट आंसर इज excretion. In human beings, the kidneys are a part of the system for excretion. Question number 2. The xylem in plants are responsible for transport of water, transport of food, transport of amino acids या transport of oxygen. So the right answer is, in a plant, the xylem is responsible for the transport of water. The autotrophic mode of nutrition requires, जो ऑटोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का, उसमें क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ द अबव? सो इट्स आंसर इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in cytoplasm, mitochondria, chloroplast and nucleus. So the right answer is, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in mitochondria. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर फैट्स डिजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? स्टूडेंट्स, जो फैट है हमारे बॉडी में कहाँ डिजेस्ट होता है और कैसे होता है ये? फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो फैट है वो हमारी बॉडी में ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको सिक्रीशन जो है वो मिलती है बाइल जूस की फॉर्म में, और पेनक्रियाटिक जूस मिलता है लीवर और पेनक्रियास से. बाइल सॉल्ट जो लीवर से आते हैं वो ब्रेक कर देते हैं फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, और ताकि जो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स हैं वो कैन ईजिली एक्ट ऑन दैम, उनके ऊपर काम कर सकें. दिस इज़ रेफर्ड टू एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट? व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डिजेशन ऑफ फूड? फूड के डिजेशन में बेटा जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उसका क्या रोल है? सलाइवा इज क्रिएटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं. इट मेक्स द फूड सॉफ्ट फॉर इजी स्वेलोइंग. ये क्या करती हैं? सलाइवा क्या करता है कि ये फूड को सॉफ्ट बना देता है ताकि हम उसको इजीली स्वेलो कर सकें, अंदर लेके जा सकें. इट कंटेन्स अ डिजेस्टिव इंजाइम. इसमें डिजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को शुगर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बायो प्रोडक्ट? कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होना चाहिए उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, और इसका बायो प्रोडक्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर है, क्लोरोफिल पिगमेंट है और सनलाइट है. ये सारे जो हैं ये नेसेसरी कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए. कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे फूड, और ऑक्सीजन है, ये बायो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के, राइट? यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज़ 6 कार्बन डाइऑक्साइड,
6 वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। Right? Then what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? एरोबिक जो है बेटा वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक जो है वो होगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें आ जाती है इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज आ जाती है। और गैसेस एक्सचेंज किस में होती हैं, ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इन्वायरमेंट के आउटसाइड द इन्वायरमेंट। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती है, वो नहीं होती। एरोबिक respiration occurs in cytoplasm and mitochondria, while anaerobic respiration occurs only in the cytoplasm. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज़ करती है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो वाटर की जगह पे अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो बहुत ही लो होती है रिलीज। राइट? एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ सम वाटरलॉक्ड प्लांट्स। जो वाटरलॉक्ड प्लांट्स होते हैं बेटा उसके बीच में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और कुछ जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, पैरासिटिक वॉर्म्स हो गए जैसे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, लाइक दैट एनिमल मसल्स हो गई, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे यीस्ट वगैरह हो गए हैं, तो इनके बीच में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्लियर? देन हाउ आर द एल्व्यूले डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे जो एल्व्यूलेज होते हैं बेटा वो कैसे एक्सपैंड होते हैं, एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर उनका कैसे होता है। द एल्व्यूले आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। यू कैन सी हियर द डायग्राम कि ये जो एल्व्यूले हैं वो छोटे छोटे बैलून्स की तरह इनके जो है ये क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारी क्या हैं, दे आर द एल्व्यूलेस। ठीक है। अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूले कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे जो वॉल्स हैं एल्व्यूले के बच्चे, वो उनका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, और हर एक लंग के बीच में 300 से लेकर 350 मिलियन एल्व्यूले जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी 700 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली जो कैपेसिटी है उनको बनाते हैं। एल्व्यूलर सरफेस व्हेन स्प्रेड आउट कवर्स अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। जब एल्व्यूलर का सरफेस एरिया बहुत पूरा तरह स्प्रेड हो जाता है तो ये कितना एरिया कवर कर लेता है, 80 मीटर स्क्वायर का। दिस लार्ज सरफेस मेक्स द गैसियस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। और जब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो उनकी जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। Clear? Then what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? अब हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए बेटा हमारी बॉडी में तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन मीन्स जो HB होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, HB को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। सो HB जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा ऑक्सीजन सप्लाई की कैपेसिटी को। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, उसको अफेक्ट कर देता है। दिस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी सेल्स के बीच में। और इट कैन ऑल्सो लीड टू डिसीज़ कॉल्ड एनीमिया। और इसकी वजह से एक जो डिसीज़ हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। राइट? देन डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। बट डबल सर्कुलेशन क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। एज यू कैन सी द डायग्राम, let's see where which part is present in the structure of the heart.
Here is the aorta, pulmonary arteries, pulmonary veins, left atrium, right atrium. It's a vena cava from upper body, and it's vena cava from lower body. It's this is a left ventricle, this is a right ventricle, and this is a septum. Septum means जो कि right और left side को separate करती है. That is a separating wall, dividing wall. That is the septum. So let's start the answer. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. अब जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड से. द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब बेटा हार्ट के बीच में चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकते हैं. द ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स. जो ह्यूमन हार्ट है उसको हम 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है राइट आर्ट्रियम और एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ्ट आर्ट्रियम और एक लेफ्ट वेंट्रिकल. मीन्स 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं. ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लंग से आता है, ठीक है, और थिन वॉल से होते हुए लेफ्ट की ओर हार्ट की ओर जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में. ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है बेटा हमारा, इस बात को याद रखना आपने कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में. ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड. और जब लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में ब्लड आ जाता है तो ये रिलैक्स हो जाता है. इफ़ देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, जब ये नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा तब ये जाके क्या होगा, एक्सपैंड. इफ़ इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड. जब ये नेक्स्ट चैम्बर एक्सपैंड करेगा तो इसने कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है. सो द ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट. सबसे पहले जो ब्लड ऑक्सीजन वाला किस में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में. ये बात याद रखना है आपको. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. और जब muscular left ventricle contract हो जाता है तो blood जो है बॉडी से बाहर पंप आउट हो जाता है. उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है बॉडी से, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में. फिर वो एक्सपैंड हो जाता है. अब एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो लोअर चैम्बर होगा वो डिलेट हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा. राइट, और ये क्या है, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. और फिर यहाँ से ब्लड जो है दोबारा लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट. हार्ट से 2 बार ब्लड जो है वो मूवमेंट करता है, 2 बार ही जाता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. अब डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है बच्चे? द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज अ मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स. अब जो सेपरेशन हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ये क्या है, मोर एफिशिएंट हो जाते हैं जब उनको सेल्स में, बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. दिस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज़ वेरी यूजफुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनके बीच में ये सिस्टम जो है ऑक्सीजन का वो काफ़ी यूज़फुल है. As we know, warm-blooded animals have to maintain a constant body temperature by cooling themselves when they are in hotter environment and by warming their bodies when they are in cooler environment. वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा कि उनको अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करना पड़ता है. जैसे बाहर का मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, तो उनको अपनी बॉडी को ठंडा करने होना होता है. और अगर बाहर सर्दी है तो अपनी बॉडी को उनको गर्म रखना होता है. हैंस दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर रेस्पिरेशन. और मोर रेस्पिरेशन के लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. और अगर उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है. दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी. राइट, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेटरी हार्ट. इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें से डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है.
Then what is the difference between xylem and phloem? Xylem जो है, xylem helps in the ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन करता है बेटा? xylem. और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. xylem में क्या है कि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड फ्रॉम रूट्स, नीचे से ऊपर को पानी मूव करेगा, लेकिन जो फूड है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. ट्रांसपोर्ट इन xylem occurs with the help of simple physical forces. ट्रांसपोर्ट जो पानी का होना है इसमें जो xylem करता है वो क्या है? एक सिंपल फोर्स जो होती है, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो होता है नीचे से ऊपर तक. लेकिन जो फ्लोएम है उसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट होना है जब फूड ने, तो उसको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP.